हर तरीके से बहुत अच्छा है कोविड से बचने के लिए भी, क्योंकि आपके लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आप भस्त्रिका कर रहे हैं, आप कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम-विलोम कर रहे हैं, तो मैं ये सिर्फ़ बताना चाहती थी कि ये सिर्फ़ जनरल हेल्थ के लिए नहीं, अगर आप कोविड से भी बचना चाहते हैं, तो ये करते रहिए लॉन्ग टर्म। एंड ये सच में मतलब वो लाइव एग्ज़ाम्पल है मेरे फ्रेंड्स का जो कि इतनी जल्दी रिकवर कर लिए। सो मैं भी बहुत अमेज़्ड हो गई ये सब सुन के, क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है, प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर अभी ये सुन के तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये सच में आपके लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है और लोग सच में इससे ठीक हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सुरुचि फॉर द लवली सेशन, एंड अपूर्व कैन टेक ओवर। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सुने और ये जानें और समझें कि ये सच में काम करता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अपूर्व, ठीक है। मैं वेल अगेन बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे देता हूँ। आप ही हो पास में। तो मेरा नाम अपूर्व दुबे है। जिसका सुरुचि बता रही थी, स्वाति का हस्बैंड हूँ मैं। हमारी 2 साल पहले शादी हुई है। मैं यहाँ यूएस में करीब 6 साल से रह रहा हूँ। वरना मैं देवास से हूँ, देवास मध्य प्रदेश, और आगर में जन्म हुआ है मेरा। मतलब मैं उस एरिया से ही हूँ। खरगोन में रहे हैं काफ़ी समय इंडिया में, भारत में रहा हूँ। खूब अच्छे से जानता हूँ मध्य प्रदेश को, और बहुत अच्छा लगता है मध्य प्रदेश वाले लोगों से मिल के, क्योंकि बहुत स्वीट और अच्छे होते हैं हम सब। काफ़ी अलग-अलग तरीके के लोग हैं। अगर आप यूपी, बिहार और साउथ इंडियन लोगों से मिलो तो वो सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह। और मैं ये कह दूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे ये हेल्थ और इससे रिलेटेड ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं एक साधक हूँ। मैं अपनी साधना की ओर अग्रसर हूँ, और उसमें जो मैं सीखता जा रहा हूँ, मैं अपने पाठ जो है सभी से शेयर करता हूँ। सुरुचि से भी मैंने एक ध्यान सूत्र करके किताब थी, वो मैंने जब पढ़ी, मैंने शेयर करी। आई थिंक उसी से उसे ऐसा लगा कि शायद अपूर्व भी कुछ बोल सकता है यहाँ पे इस मंच पे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और उपलक्ष्य भी ऐसा कुछ था, थैंक्स गिविंग। यहाँ पे एक फेस्टिवल है यूएसए में, एक थैंक्स गिविंग नाम का फेस्टिवल होता है, जहाँ पे आप एक दूसरे को थैंक्स बोलते हो। आप सिर्फ एक सम्मान के लिए जो है नमस्कार बोलते हो। जैन धर्म में जैन धर्म में जो पर्युषण जो होते हैं, उसके दौरान एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप सिर्फ क्षमा याचना करते हो, क्षमा मांगते हो। और हमारे भी अलग-अलग कल्चर्स में, अलग-अलग सोसाइटीज़ में इस तरीके की बात रही है, जहाँ पे हम जो है एक दूसरे को क्षमा याचना करें या फिर धन्यवाद दें, इस तरीके का कल्चर रहा है। लेकिन इसका पीछे इतना बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसी क्या बात है कि हमें ये करना चाहिए और ये इतना इम्पोर्टेंट है? ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समझे, आप जब अपने विचारों के साथ रहते हो, आप बेसिकली ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रहते हो, आप या तो किसी और व्यक्ति के साथ रहते हो। जब उसके विचार से आप प्रेरित होते हो, या उसको संस्मरण करते हो, या उसकी प्रतिध्वनि या ध्वनि से बातचीत करते होते हो, या फिर आप जो है आपके विचारों के साथ रहते हो, और उसके पीछे एक बड़ी धारा चलती है जिसको हम बोलते हैं भाव। हमारी भाव दृष्टि से हम सारी चीज़ों को देखते हैं। उस दृष्टि से ही हम ये अप्रोच करते हैं कि अरे आज बाहर जो है, बाहर जाने का मन था और मूसलाधार बारिश हो गई, तो अब ये जो नेचर है इसको हम पसंद नहीं करते और उसके खिलाफ कुछ बोलना शुरू करते हैं या सोचना शुरू करते हैं। और वैसे ही अगर हम बाहर नहीं जाना चाहते और हमें फसल की चिंता थी और पानी इस बार गिरा नहीं था, और इसलिए हमने जैसे ही पानी देखा तो हम झूम उठे कि यार देखो, पहली मूसलाधार बारिश हुई और उससे जो है हम सब खुश हुए। तो ये भाव दृष्टि से हमारी चीज़ें निकल के आती है कि हम कितना धन्यवाद या कितना थैंक्स किसी के प्रति होते हैं। वो बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एडोल्फ हिटलर को हम सभी जानते हैं। एडोल्फ हिटलर ने अपनी जो किताब लिखी है, जीवनी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, मेन काम्फ, उसमें उसने विवरण किया है कि
अगर किसी भी देश को स्ट्रांग बनाना हो, उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही कुछ किया, एक देश को बहुत स्ट्रांग बनाया। और वो कैसे बनाया जाता है, उसने उसका कारण बोला है, और उसका कारण उसने समझाया कि अपने देश को अगर स्ट्रांग बनाना हो तो उसके रियल में या फिर कृत्रिम शत्रु पैदा कीजिए। उसके शत्रु पैदा जब जब करे जाएंगे, लोग उस भावना से भरेंगे कि हमें इस शत्रुता को निभाना है, और इसलिए हम जो है हमारी टेक्नोलॉजी को इजाद करते चले जाएं। वैसा ही कुछ करके भी दिखाया उन लोगों ने। लेकिन उसका ही एक दूसरा मापदंड ये भी होता है कि अगर आप पूरी तरह से भाव से ये भर जाएं कि आप धन्यवाद हो जाएं, आप सभी के प्रति जो है थैंक्स हो जाए, तो आपका आउटलुक जो है, आपकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। और उस तरह की दुनिया आज तक बसाई नहीं गई। ऐसा बड़े बुजुर्ग और जो भी संत हैं जिनको मैं सुनता हूँ वो बोलते आए कि ऐसी कोई भी दुनिया बसाई नहीं गई जब प्रेम से सब कुछ होता चला गया हो। जैसा मैंने समझा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा कल्चर रहा है, उसमें इस तरह की बात हुआ करती थी। जब उनकी खुदाई की गई, हड़प्पा कल्चर में किसी भी तरह के शस्त्र, अस्त्र और भाले या इस तरीके का कुछ भी चीज नहीं मिली है। वहां पे सिर्फ खिलौने मिले हैं। और खिलौने कब मिलते हैं, ये बहुत विचित्र बात है। ये कुछ जियोलॉजिस्ट लोग समझते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आपकी सिविलाइजेशन में, आपकी पूरी सभ्यता में सिर्फ खिलौने मिले और अस्त्र शस्त्र ना मिले, इसका मतलब पूरी सभ्यता ये चाहती थी कि हम जो है मिल बांट के खुशी से रहें, हम कभी भी लड़ाई ना करें। ये उनकी विवेचना थी, ये उनकी कारण थे। आज हमारे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन उसके साथ हम किस तरीके से प्रेम भाव से रहें, उसमें ये सारे जो फेस्टिवल जो बहुत पुराने हैं और कहीं ना कहीं एक छोटे से गुलाब की तरह, एक छोटे से फूल की तरह महक रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हम सब एक भाव से भरें, एक प्रेम भाव से भरते जाएं और फिर उसको शेयर करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। आप जब अपने मन में प्रेम भाव से भरते हो, आप हर चीज के लिए धन्यवाद से भर जाते हो। मेरे आसपास इतनी सारी चीजें रखी हैं, आपके भी रूम में अगर आप दृष्टि घुमाएं तो आपको दिखेगा कि एक एक चीज को बनाने में मानवता ने कितना योगदान दिया है। एक छोटा सा ग्लास और उसको बनाने में, उसकी डिजाइन बनाने में, उसके नीचे पेंदा ऐसा रखना है, गोल रखना है कि सीधा रखना है, उसके ऊपर ऐसी पूरी वो मतलब सीलिंग बनानी है, उसकी ओपनिंग बनानी है, उसको कवर लगाना है। ऐसी कई सारी चीजों के समावेश से उस आविष्कार हमारे सामने आया है, और किसी ने बैठ के उसको सोचा होगा तभी वो संभव हो पाया है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि धन्यवाद से भरना कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आप धन्यवाद से भर सकते हो। वो आपकी भाव दृष्टा पे होता है, और आप धीरे धीरे अपनी साधना में बढ़ते चले जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये चीज संभव है, हम सभी के लिए संभव है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि आप जब इस तरीके की भाव से भरते हो, मेरे पास थोड़ा समय है ना सुरुचि, क्या है, कितना समय? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए अपूर्व, आपके पास जितना चाहे उतना समय है। मेरे बोलने का तो काफी है, लेकिन दो चार बातें मैं रख दूं। तो एक चीज तो मैं ये बोल रहा था कि जब धन्यवाद भाव से भरते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सामने वाले को कन्वे करें। वैसे कन्वे करेंगे तो उसके इफेक्ट बहुत अलग होंगे। अगर मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई चल रही है, कई बार हम जो है मीडिया देखते हैं तो हम समझते हैं कि एक पक्ष को हम समझ जाते हैं और उसी के ऊपर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मीडिया ऐसे कई मौके देता है जब आपको ना एक पक्ष लेना पड़ता है और दूसरा पक्ष जो है आपको बिल्कुल विपरीत लगने लगता है। लेकिन आप थोड़ा अपने आप को उनके शूज में रखें, अपने आप को उनकी तो आप समझेंगे कि वो भी शायद अपनी जगह सही हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हर बार वैसा सही होता है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आप जो है थोड़ा सा ज्यादा जजमेंट कर लेते हो, एक साइड, एक पक्ष की तरफ और ज्यादा लीन करने लग जाते हो, भरने लग जाते हो। और वैसा हर किसी के लिए संभव है। मैं नेहरू जी के बारे में सुनूं तो नेहरू जी के बारे में बहुत सारी अलग अलग भावनाएं हैं। अगर मैं देशों की बात करूं तो भारत जो है दूसरे देश, जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में बहुत तरीके से हीन भावना से भरा हुआ है। लेकिन मैं तो मानता हूं कि हम भारतवंशी ऐसे हैं कि जो
अफगानिस्तान से लेके वहाँ कंबोडिया, लाओस तक एक पूरा प्लेन, एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही तरीके के भाव हैं, एक ही तरीके की कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, और वो सारे लोग एक ही धारा में बंधे हुए हैं। तो इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि ये देश आपस में लड़ना चाहिए, लेकिन वो एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव है, वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपको धन्यवाद भावनाओं से भरना है, तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके पास कौन से ऐसे विषय हैं जिनके खिलाफ आप बिल्कुल तत्पर रहते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति या ये नेशन या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल इसको पसंद ही नहीं करता, और आप अपनी साधना में उसके प्रति थोड़े से भाव से भरते जाएं, थोड़े से प्रेम भाव से भरते जाएं, और उसको प्रेम भाव की वो सींचना, ये बिल्कुल पौधे को सींचने जैसी बात है कि आप उसको सींचते जाएं, और आपको धीरे धीरे लगेगा कि वो भी एक फूल बन गया, जिससे आप बिल्कुल घृणा करते थे, जितना आप समझते थे कि ये तो इससे मैं कभी जीत ही नहीं सकता, या इसके साथ तो मैं खाना नहीं खा सकता, बैठ नहीं सकता। कई बार भाइयों में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती, कई बार जो है नेता और बाकी जनता में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है। लेकिन वो नेता भी कहीं आपको लगेगा कि जैसे मैं नेहरू जी की बात कर रहा था, वैसे ही हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में भी कई सारी बातें मैं सुनने को आती है। लेकिन अगर आप समझे इस बात को, तो देयर आर बहुत सारी ऐसी चीजें इन लोगों ने की जो कि हमारे लिए, हमें भाव से भरने में मदद करती है। और मेरी ये कामना रहेगी आप सब उसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी के लिए सोच रखी है। और वो एक्सरसाइज ये है कि आप जो भी आपके मन में ऐसा लगता है कि आप बहुत हीन भावना से हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इसके प्रति मैं कभी भी प्रेम से भर नहीं पाऊंगा, उसके प्रति 2-4 शब्द ग्रुप में मैसेज की तरह लिखें, और उसको धन्यवाद देते हुए लिखें कि तुम मेरी लाइफ में आए, और इस कारण मैं इस पक्ष के बारे में सोच पाया, जान पाया। क्योंकि आप हर किसी से कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ सोचें, और अगले सेशन से पहले एक बार ऐसा एक छोटा सा मैसेज अपने ग्रुप में डाल दीजिए, जिसमें आप थैंक्स सुरुचि करके बोल सकते हैं। और सुरुचि से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं यही बोलने वाली थी कि अभी तो ये बात हो रही थी कि जिसको आप पसंद नहीं करते उससे करिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी मदद ज्यादा होगी अगर आप ऐसे विषय चुने जो विषय जो है आपके लिए मुश्किल पड़ रहे हों। और ये बात ऐसी है कि सिर्फ एक मैसेज कर लेने के बाद बंद नहीं करना है, ये ऐसा भाव है जो कि भाव अंदर तक चले जाना चाहिए। आपका मन पूरा उस तरीके से, आपका दिल उस तरीके से भर जाना चाहिए कि आप प्रेम भाव से हर चीज को करने में समर्थ हो जाए। वैसे ही कुछ करेंगे तो हम सभी की मदद होगी। और उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ सुरुचि का और बाकी आप सभी लोगों का जो आपने मुझे सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद। बहुत ही थैंक यू अपूर्व, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। धन्यवाद मैनी थैंक्स जी। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी अपूर्व कि मैंने भी इस तरीके से इस बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा उन्हीं चीज़ों के लिए थैंक्स दिया है अब तक, भगवान को और लोगों को जिन्होंने मेरी मदद की हो या जिनको मैं अच्छा मानती हूँ। मैं उससे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाई हूँ अब तक, और मैं आज ये टेक अवे लेती हूँ कि मैं ज़रूर इस चीज़ को रखूँगी अपने अंदर, और मेरे मन में अभी तक लाइफ के इस पड़ाव में आने तक कई ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे नफ़रत भी हुई है, और मैं चाहती हूँ कि मैं वो नफ़रत हटा पाऊँ। और मैंने सोचा भी नहीं था कि आप थैंक्सगिविंग या ग्रैटिट्यूड के बारे में इस तरीके से बताएंगे, आज धन्यवाद देने के बारे में इस तरीके से बताएंगे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो बस अच्छा पॉजिटिव मैं तो वही सोच रही थी। पर ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं दबी रहती हैं हमारे अंदर, और हम जब सामना आता है तो हमें फिर वो गुस्से के फॉर्म में या किसी और तरीके से फिर बाहर निकलती है, फ्रस्ट्रेशन की तौर पे या स्ट्रेस की तौर पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं ये प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी। कुछ लोगों ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो मैं एक बार उनके लिए रिपीट करना चाहती हूँ कि अपूर्व ने हमको
एक धन्यवाद देने की ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज के बारे में बताया है आज। और अमेरिका में बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है थैंक्सगिविंग का, एनुअल फेस्टिवल। इसमें सारी फैमिली मेम्बर्स बाहर भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, वो किसी भी सिटी में होते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ आकर मिलें और एक दूसरे को उनकी लाइफ में जो उनका इम्पैक्ट है, जो उनको उससे हेल्प मिली है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम रहा है, उसके बारे में थैंक्स बोलें। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों से हमें नफरत होती है उन्हें भी हमें बोलना चाहिए। बिल्कुल सही मतलब बोल बात है। सकते हैं, तो ये आप ही की मदद होगी, इसलिए आप बोल सकते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी सबको कि एक बार बहुत पहले मैंने मम्मी से इस एक्सरसाइज के बारे में बोला था, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं मुझे नहीं समझ में आई तुम्हारी ये ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज, मुझे नहीं समझ में आई। तो शायद मम्मी को आज एक नया पर्सपेक्टिव भी मिला होगा उससे, क्योंकि जी। मुझे भी नहीं मिला था ये तो पहले। नहीं, ठीक है। बिल्कुल। मैंने भी कुछ ही चीजें ऐसी करी है, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो नहीं, और मतलब बहुत ही उम्दा विचार है ये। और मेरा भी मोटिव है लाइफ में पाथ ऑफ लव और इसको फॉलो करना। तो मेरे ख्याल से अधूरा रहता अगर इस चीज़ को मैं इनकॉर्पोरेट ना करूँ अपनी लाइफ में, ना लाऊँ और ना प्रैक्टिस करूँ। तो जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस। और सेशन तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जो लोग लेट हुए हैं, जिन्होंने नहीं सुन पाए हैं, उनको मैं भेज दूँगी सेशन। बाकी और किसी को कुछ क्वेश्चन है इस बारे में, या हम क्यों करना चाह रहे हैं ये, या क्यों ये सेशन हमने हेल्थ टिप या हेल्थ सेशन से रिलेट करके रखा, इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ क्विकली कि हेल्थ हमें ऐसा लगता है कि केवल फिज़िकल फिटनेस को हेल्थ कहते हैं, लेकिन हमारी मेंटल फिटनेस भी होती है एक। हमको भाव भी शुद्ध करना होता है अपने शरीर के साथ, और माइंड, बॉडी और सोल, जब तीनों चीज़ें सिंक में होती हैं तभी हम सक्सेस की परचम पर पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपनी भाव शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज का बहुत बड़ा एक हाथ है। और मेरे पर्सनल एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मम्मी जी यहाँ पर आई हम लोगों के साथ, उसके पहले मेरी मम्मी आई जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत टफ़ है ये डिलीवरी का टाइम, इतना पेनफुल होता है। लेकिन फिर मम्मी आ गई तो मुझे अचानक से इतना अच्छा लगा कि इतने सालों बाद, 4-5 साल बाद मम्मी मेरे साथ रहेंगी इतने दिन के लिए, और इतना अच्छा लगा। तो थैंक यू मम्मी फॉर दैट। और फिर मम्मी जी आ गई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन लोगों के कारण मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और जब मैंने इसको थैंक्स बोलकर या मन में इस चीज़ को धन्यवाद देते हुए रियलाइज़ किया, तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है, और उनका प्यार बढ़ता जा रहा है। और उस प्यार से जो इम्पैक्ट है आप देख ही रहे हैं कि अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे ये सब स्प्रेड करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे हम सबको बताना पड़ेगा। और ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होती जाती है, और आपको बहुत क्लैरिटी आने लगती है धीरे धीरे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और क्या होना चाहिए आपकी लाइफ। जी। तो ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। और कोई शेयर